गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संस्कृत देव भाषा और संस्कृत प्रायोगिक भाषा, संस्कृत कर्मकांड की भाषा, संस्कृत आयुर्वेद की भाषा और संस्कृत जन सामान्य के व्यवहार की भाषा। हम लोगों ने संस्कृत के भंडार को उतना ही समझ लिया कि जो हम पढ़ते हैं या जो हमारे हाथ में आ गया। ऐसा नहीं, संस्कृत का ग्रंथ भंडार इतना विपुल और इतना विस्तृत है कि उसमें था पाना या उसकी था पाना बड़ा कठिन। ऐसे भी विषय संस्कृत में आते हैं जो जन सामान्य से जुड़े हुए हैं। संस्कृत शुद्ध रूप से वैज्ञानिक भाषा है तो वो वैज्ञानिक ग्रंथों की भी भाषा है। संस्कृत में संसार के सबसे प्राचीन काल से ही वैज्ञानिक ग्रंथ लिखे गए हैं। हमारा ये दृढ़ विश्वास तब बना जब हम लोग वर्ष 2000 के आसपास संस्कृत के उन ग्रंथों की खोज कर रहे थे जिन ग्रंथों में विज्ञान के विषय मिले। महाराणा प्रताप, जिनका शासनकाल 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक रहा, तो उन्होंने अपने एक दरबारी पंडित चक्रपाणि मिश्र को यह आज्ञा दी कि ऐसे ग्रंथ को तैयार करो जो दुनिया को प्रिय लगे। और एक ग्रंथ तैयार हुआ, विश्व वल्लभ। हल्दीघाटी युद्ध के एक वर्ष बाद यानी 1577 ईस्वी में वो ग्रंथ लिखा गया। 2000 के आसपास जब इस ग्रंथ पर मैं काम कर रहा था तो मुझे लगा कि इसको कैसे समझा जाए। ग्रंथ का नाम था विश्व वल्लभ। इसमें क्या विषय वस्तु है, मेरे लिए संस्कृत बिल्कुल नई नई तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन लिखने और पढ़ने की दृष्टि से बड़ी नई। और जो कुछ पढ़े, पता चला कि उस ग्रंथ में वृक्षायुर्वेद है, साइंस ऑफ प्लांट लाइफ। ऐसा आयुर्वेद है जो वृक्षों से संबंधित है। तब मुझे यह भी पता चला अग्नि पुराण से कि उसमें गवायुर्वेद है। मुझे जब शालिहोत्र का पता लगा तो मुझे पता लगा कि हमारे यहाँ अश्वायुर्वेद रहा है। जब मैं मुनि पालकाप्य को पढ़ रहा था तब मुझे पता चला कि हमारे यहाँ हस्त्यायुर्वेद है, गजायुर्वेद है। और अभी जब हम लोग काम कर रहे थे पिछले दिनों, जब एक ग्रंथ मैंने पूरा किया था, छपके भी आ गया, तो वो था उष्ट्रायुर्वेद। एक एक पक्ष पर संस्कृत के विद्वानों ने, ऋषियों ने और ऋषि प्रज्ञाओं ने इतना अद्भुत काम किया कि हम लोग सोच नहीं सकते हैं। लेकिन जितना हम लोग पता लगाएंगे, जितनी बैठक करेंगे और जितने ग्रंथ भंडारों की यात्राएं करेंगे, क्योंकि संस्कृत घर घर नहीं है, संस्कृत कुछ भंडारों में है, उससे हमें मुक्ति देनी है। क्योंकि अब एक नया युग हमारे सामने है और वो है विज्ञान का युग। तो हम लोगों ने जो काम शुरू किया तो वो था वृक्षायुर्वेद। संस्कृत के मनुष्य विद्वानों का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा और खासतौर से सुनने वाले सभी श्रोताओं का, विद्यार्थियों का खासतौर से, और जो हमारे अपने हैं, मित्र हैं, उनका भी ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि जब वृक्षायुर्वेद पर काम शुरू किया तब मुझे पता चला कि इस विषय पर सबसे अधिक ग्रंथ भारत के पास हैं। गुल्म वृक्षायुर्वेद शब्द का प्रयोग सबसे पहले चाणक्य ने अपने ग्रंथ में किया, वृक्ष गुल्मायुर्वेद के नाम से, यानी ईसा पूर्व। और उसके बाद इस पर ऋषि पराशर का ग्रंथ आता है वृक्षायुर्वेद, जिसको हमने गुल्म वृक्षायुर्वेद के नाम से तैयार किया।
इसके बाद एक अच्छा ग्रंथ, वो लगभग 12वीं शताब्दी के आसपास आ जाता है हमारे पास, और वो है सूरपाल का वृक्षायुर्वेद। सूरपाल का वृक्षायुर्वेद, आप देखिए, लेकिन 1129 में जब सोमेश्वर अपने ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, मानसोल्लास, तो उसमें भी पौधों और उनकी प्रक्रियाओं और उनसे अनुरंजन के रूप में जो वो एक विंशति लिखते हैं, तो पता चलता है कि उसमें वो श्लोक हैं जो इस वृक्षायुर्वेद में है, एक पूरा का पूरा। और एक बहुत अच्छी बात ये रही कि जब हम लोग ये स्टडी कर रहे थे, तो ये भी पता चला कि वराहमिहिर के बृहत संहिता, उसमें एक वृक्षायुर्वेद के नाम से अध्याय है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये विषय जो संहिताओं में था, संहिता वो विषय होते हैं जो जनोपयोगी हैं मुख्य रूप से, और वराहमिहिर उसको ग्रहण करता है। वराहमिहिर से सूरपाल, सूरपाल से, या सूरपाल से पहले ही मानसोल्लास के करता सोमेश्वर, सोमेश्वर से सूरपाल, सूरपाल के बाद इस विषय को ग्रहण करके विस्तार करता है वो है चक्रपाणि मिश्र, जो महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित है, और वो एक विश्व वल्लभ ग्रंथ तैयार करते हैं। ये भी ग्रंथ जब हमने तैयार किया, तो पता चला कि इस ग्रंथ के बाद भी वृक्षायुर्वेद के ग्रंथ लिखे जाते रहे। उनमें एक शिव तत्व रत्नाकर भी वृक्षायुर्वेद का पाठ मिलता है। और गुजरात में एक पंडित हुए प्रभाशंकर सुत कांजित द्विवेदी, उन्होंने भी एक वृक्षायुर्वेद लिखा। लगभग लगभग श्लोक वही रहते हैं और विषय भी वही रहते हैं, लेकिन चूंकि रचनाकार अपने अपने उद्देश्य से, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने आवश्यकता के मद्देनजर जो भी कुछ अपन करते हैं, तो वो सब थोड़ा बहुत परिवर्तन अपने को आता जाता है, और ये ग्रंथ हमारे सामने आते हैं। एक और बात विशेष, यदि हम पुराणों को देखें, तो वराहमिहिर ने जिस वृक्षायुर्वेद का प्रवर्तन किया, वो परंपरा विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रहण करता है, लगभग 7वीं शताब्दी। और विष्णु धर्मोत्तर वृक्षायुर्वेद के पाठ 2 बार देता है, उसी का अनुकरण अग्नि पुराण करता है। बल्कि मैं कहूंगा कि अग्नि पुराण वालों ने इस विषय को इतनी महत्ता दी कि 2 बार वो वृक्षायुर्वेद पे आते हैं। एक इसी से मिलता जुलता विषय वो है खेती वाले उत्पाद और वृक्षारोपण विधि, वृक्षोत्सव, वृक्ष का उत्सव, या उसको वृक्षोत्सर्ग करना, ऐसे कई परंपराएं हमारे यहाँ रही। लोग आज केवल तुलसी विवाह तक सिमट जाते हैं, लेकिन वृक्षायुर्वेद की जो परंपरा हमारे पास इतनी पुरानी रही, मैं ध्यान चाहूंगा आपका, वृक्षायुर्वेद की परंपरा में राजा से ये प्रतिज्ञा करवाई जाती है, शासक से ये प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि वो अपने नगर में, अपनी राजधानी में, अपने प्रमुख नगरों में ऐसी वाटिकाओं का विकास करे कि जिससे वह त्रयी की रक्षा हो। वह त्रयी, वन, वृष्टि और वायु, हमारे पर्यावरण के 3 ही घटक हैं। तो यदि हमने वन लगाए, यानी वृक्ष लगाए, वृक्षों के बारे में बहुत सारी आज्ञाएं हमें मनु से, बृहस्पति से, बृहस्पति स्मृति से, नारद स्मृति से, बल्कि और भी कई जगह वृक्ष संबंधी विद्याएं। भारत के पास पुराने काल में भी एक वृक्ष मह होता था, यज्ञ, वृक्ष मह, प्राचीन भारतीय लोक धर्म जो अच्छी पुस्तक है, उसमें नाया धर्म कहा, नाया धर्म कहा से ऐसे 16 महों का उल्लेख है। पर्वत मह, गिरि मह, वृक्ष मह, वृक्षों से संबंधित उत्सव। लोग कितना ध्यान रखते थे कि
संतान की तरह से ये पेड़ है। पेड़ कोई अलग नहीं, मनुष्य की संतान है। संतान का अपना एक समय है, वृक्षों का समय उससे ज्यादा लंबा है। वृक्ष वृक्ष की जो विद्या है, जिसका उदाहरण हम लोगों को विष्णु पुराण में मिल जाता है, या बल्कि आप मत्स्य पुराण में ले लेते हैं, आग्नेय पुराण में ले लेते हैं, स्कंद में तो कई जगह प्रशंसा है ही, बृहद नारदी पुराण में भी कई जगह वृक्षों की प्रशंसा, और राशि के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार पेड़ों का, बल्कि ज्योतिष का तो एक बड़ा स्कंद वृक्षों की तरफ जाता है। कामंतक ने भी काम कहा। हम लोग यदि देखें तो जो राजा से प्रतिज्ञा करवाई जाती है तो वो पेड़ लगाएगा। पेड़ कितनी दूरी पर लगेंगे, पेड़ों के बीच का अंतराल कितना, तो वो उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, अधम। फिर इन पेड़ों को कब कब सींचा जाएगा, तो ऋतु के अनुसार सिंचन की प्रणाली, छहों ऋतुओं में पेड़ को कब कब कैसे कैसे पानी पिलाया जाए, ये विद्या। पेड़ सूख रहे हैं, पेड़ से कोई लार टपक रही है, पेड़ मुरझा रहे हैं, इन लक्षणों के आधार पर उस पेड़ को भी वात, पित्त और कफ जैसी व्याधि हो रही है। पेड़ हिमस्खलन से, पेड़ बर्फबारी से, पेड़ झंझावात से, हाथी के उखाड़ने से। आजकल तो डंपर उखाड़ देता है पेड़ को, लेकिन पहले जब हाथी थे तो वो यदि गिरा दिया है, और इच्छा है आपकी कि इस पेड़ को वापस लगाया जाए, क्योंकि मत वाले हाथी मस्ती में आके पेड़ गिरा देते हैं, तो उस समय ये बड़ी बात थी। तो यदि वो पेड़ वापस लगाना है तो कैसे चलेगा, उसको क्या किया जाए, ऐसी कौन सी औषधि उसको दी जाए। ये सारी की सारी औषधियों का वर्णन, औषधियों के नाम निघंटु सहित, कब कब, किस किस मात्रा में, किस किस औषधि के साथ दिया जाए, ये वृक्षायुर्वेद का एक परम विषय है। आप देखिए कि यदि कोई पेड़ फल नहीं दे रहा है, यदि कोई फलवान पेड़ बांझ हो गया है, उसके फल नहीं आ रहे हैं, कैसे आ सकते हैं। यदि कोई वृक्ष सूख गया है और उसमें थोड़ा भी प्राण तत्व शेष है, तो कैसा पानी देने से वो फलीभूत हो सकता है। ऐसे जल को हमारे शास्त्रों में, इन सब ग्रंथों में कुणप जल कहा है। कुणप का सीधा मतलब होता है फर्टिलाइजर, लेकिन कुणप जल वो है जो एक तरह से हमारा देशी खाद है, और हमारे आसपास की वस्तुओं से बन के तैयार होता है। केंचुआ खाद भी हो सकता है, लेकिन इनमें जनरली मत्स्य खाद है, मरी हुई मछलियों का है उसमें खाद। बल्कि इसमें कई सारे प्रयोग हैं, जिनमें किन किन पशु पक्षियों के श्रग रुधिर आदि का भी वर्णन आप लोगों को मिल जाता है। कैसे, ऐसे कौन से विधान है जिससे पेड़ छाया देवे, हरा हो जाए। ऐसे कौन से प्रयोग हो सकते हैं कि जिनसे कोई पेड़ पर दूसरा पेड़ लग जाए। कितना सुंदर विषय है, एक पेड़ पर दूसरा पेड़ लगाना। हरिवंश में कथा आती है जिसमें जो मुनि हैं, अगस्त्य, वो एक पेड़ को कह देते हैं ये भी कोई पेड़ है, कोविदार है, और वो गंगा के किनारे एक ऐसा पेड़ लगा देते हैं जो कोविदार हो जाता है। आप देखिए, छोटे छोटे से कथा प्रसंग लेके किस पेड़ पर कौन सा पेड़ चलाना है, कलम कैसे लगेगी, कलम को कैसे बांधा जाएगा, किससे बांधा जाएगा, वो चर्म होगा, लकड़ी होगी, कपड़ा होगा, सारे के सारे इतने सारे प्रयोग, हथेली पर सरसों उगाने जैसे, जिनको हम लोग तंत्र कहते हैं, कौतुक कहते हैं, कौतुक खास तौर से।
कौतुक नाम से मुझे याद आया कि कौतुक चिंतामणि जो राजा प्रताप रुद्रदेव की, उड़ीसा के जो राजा थे, बड़ा सुंदर ग्रंथ 1530 के आसपास उन्होंने भी तैयार किया। उसमें भी वृक्षों की कुछ विधियां आई है। हम लोगों को ये पता होना चाहिए और ये ध्यान रखना चाहिए कि संस्कृत में इन सब विषयों का ऐसा प्रायोगिक वर्णन हुआ है कि हम केवल यदि संस्कृत को ये समझते रहे कि संस्कृत हमारी कर्मकांड की भाषा है, अध्यात्म की भाषा है, धर्म की भाषा है, ऐसा नहीं। वो एक प्रकार है, एक अंग है। लेकिन यदि आयुर्वेद है तो आयुर्वेद ने कितने प्रकार के आयुर्वेद जिनके मैंने नाम लिए हैं, उनमें गजायुर्वेद, अश्वायुर्वेद या हयायुर्वेद, शालिहोत्र, उष्ट्रायुर्वेद, गवायुर्वेद और वृक्षायुर्वेद, ये पूरी की पूरी ज्ञान शाखा संस्कृत में, इतना सुंदर विषय। इसी विषय को शारंगधर ने 1296 के आसपास वाटिका विनोद के नाम से लिखा, संकलित किया अपनी शारंगधर पद्धति में। पूना के पीटर पीटरसन ने जब उसको संपादित किया था तो कई लोगों के वो ग्रंथ हाथ आ गया था। वाटिका विनोद छोटा सा उसमें चैप्टर है, और सूरपाल का ग्रंथ जो वृक्षायुर्वेद है उससे थोड़ा सा अलग है, ज्यादा नहीं। ये ग्रंथ भारत में तो था ही नहीं वृक्षायुर्वेद, बाहर था, क्योंकि बाहर वालों को वैज्ञानिक पांडुलिपियां बहुत अच्छी लगी और वो जल्दी से इसको ये हमारे काम की है। भारतीयों ने देखा अपने क्या काम किया, अपने तो ईश्वर नाम। लेकिन संस्कृत ने जिस ज्ञान को अपने कंठ में, अपने हृदय में धारण किया, वो ज्ञान अक्षुण्ण है। वो कहीं भी गया, सबके काम आया। आज वृक्ष आयुर्वेद पर बहुत सारा काम दुनिया भर में हो रहा है। यदि हरित क्रांति हुई, जिस पर अपन अलग से चर्चा करेंगे, खासतौर से संस्कृत में कृषि शास्त्रों पर, जिसका भी एक ग्रंथ बृहद कृषि पाराशर हम लोगों ने तैयार किया था, उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन ये चर्चा मुख्य है कि संस्कृत में वृक्षायुर्वेद एक ऐसे विषय के रूप में है जो प्रायोगिक है। इसको प्रायोगिक देखा जा सकता है, प्रयोग किए जा सकते हैं, परिणाम लिए जा सकते हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि ये विषय, जितनी पुस्तकें हम लोग अनायास रूप से सामने लाते चले गए, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने एक संकाय के रूप में वृक्षायुर्वेद का संचालन 2023 से शुरू किया है। संस्कृत के पास कितना ज्ञान है, कितनी संभावनाएं हैं हम लोगों के पास। आज वास्तु पढ़ाया जाता है, हर यूनिवर्सिटी में वास्तु पढ़ाने के लिए वास्तु कक्षाएं शुरू हो गई, संकाय खुल गए, फैकल्टीज आ गई। ये ग्रंथ जब हम लोगों ने तैयार किए थे तो उनकी संख्या 100 थी, और दिन रात ये काम हम लोग कर रहे हैं संस्कृत के लिए। मेरे मित्रों से इतना अनुरोध रहता है, इतना भाव रहता है, इतना मैं उनसे कहना चाहता हूं कि संस्कृत को केवल ये नहीं समझे कि वो उसका पाठ कर दिया हो गया। ये कोई स्तोत्र नहीं, ये कोई स्तवन नहीं, ये कोई स्तुति नहीं, ये हृदय में धारण करने योग्य ऐसी भाषा जिसके पास विज्ञान की कई विधियां हैं। इन विधियों से और इन विधियों के प्रयोग को समाज में प्रचलित करके हम लोग पेस्टिसाइड्स के दुष्प्रभावों से समाज को बचा सकते हैं, पीढ़ियों को बचा सकते हैं। क्योंकि पेड़ों को लेकर जितने प्रयोग कुछ वर्षों में हमारे सामने आए, उतने पहले नहीं थे। हम राख के छिड़काव से भी पेड़ों को सुरक्षित रख सकते थे। ऐसे कौन सा पानी तैयार होता जिसके छिड़काव से भी पेड़ों को निरापद, निरामय कर सकते हैं? ऐसे कौन से मंत्र हैं, पाठ हैं
आप उसको अन्यथा या उस रूप में नहीं देखें कि विज्ञान के युग में भी हम मंत्र की बात कर रहे हैं। संस्कृत की अपनी ताकत है, संस्कृत का अपना ध्वन्यालोक है, संस्कृत की अपनी नाद विद्या है, जिनके पाठ से पेड़ों को बचाया जा सकता है। पेड़ बचे तो क्या नहीं बचेगा। पेड़ हमारे सपने हैं, पेड़ हमारे अपने हैं। सपनों में भी वरामिहिर ने कहा है कि यदि पेड़ नाभि से निकले तो कितना शुभ सपन। लोग तो किसी जमाने में ये देखते थे कि पेड़ के सपने आने चाहिए। हम लोग अब वैसे सपने नहीं देखते हैं। वरामिहिर की एक बड़ी सुंदर कृति है, बृहद योग यात्रा या बृहद यात्रा। देखिए आप, सपनों में पेड़ों का जो वर्णन किया है उन्होंने। हम लोग पेड़ों के आसपास रहते हैं। चक्रबण इस बात पर विशेष जोर देते हैं विश्व वल्लभ में कि पेड़ फलदार लगाए जाएं। कितना उल्टा कंसेप्ट हम लोगों के पास है कि हम लोग के नहीं साहब, पेड़ यदि वो फल वाले हुए तो बंदर आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, वो आ जाएंगे और यहाँ ये मलमूत्र कर जाएंगे। इस सब फेर में हम लोग पेड़ों को व्यर्थ में पानी पिला रहे हैं, और वो पेड़ हमें क्या दे रहे हैं। ऐसे पेड़ जो हमें बहुत कुछ देते हैं, जो यज्ञ वाले पेड़ हैं, जो ग्राम्य पेड़ हैं, जो पूजनीय पेड़ हैं। अश्वत्थ, भारत से यदि कोई पेड़ बाहर भेजा भी गया, सम्राट अशोक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अश्वत्थ देके श्रीलंका भेजते हैं। कितने सुंदर सुंदर, और एक पेड़ की यात्रा शुरू होती है। अश्वत्थ की कितनी महिमा है। गीता में भगवान कहते हैं, वृक्षाणाम अश्वत्थ। आप देखिए, ईख, शक्कर, प्लिनी ईसवी सन के आसपास जो लिखता है कृति, तो वो एक बात का एक छोटी सी कहानी कि जब सेना ने आक्रमण किया, सिकंदर की सेना ने, तो वो हाथी वापस नहीं लौट रहे थे, क्योंकि वो कुछ खा रहे थे खेतों में, तो बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाल के खदेड़ा गया। तो वो जो पेड़ जो खा रहे थे, वो बांस उसने नाम दिया, बाद में नाम शुगर केन आया। तो वो गन्ने की कथा वो वहां ले गए यूनान, बांध बांध के। तो वहां की महिलाओं ने भी उनको देखा, ये किस देश से लाए हो आप, जिस देश के लोग इतना मीठा खाते हों। तो संसार में मीठे और पेड़ों की यात्रा का जो ये सिलसिला भारत से शुरू होता है, उसके साथ साथ उनके पालन पोषण के लिए जिन लोगों को ले जाया गया, वो वृक्षायुर्वेद या वृक्षायुर्वेद ऐसे वैद्य थे जो वृक्षों के उपचार में सहायक थे। उनके लिए ऐसे ग्रंथ तैयार हुए, वाटिकाएं जगह जगह लगाई गई उनके लिए ऐसे ग्रंथ। और कितना सुंदर पक्ष है, ये ग्रंथ संस्कृत में है, कश्मीर से लेके दक्षिण तक, यानी मानसोल्लास की रचना तक। बल्कि उसके बाद या उससे उसके आसपास के क्षेत्र में ही जब शिल्प रत्नम तैयार होता है, तब भी वृक्ष विद्या उसमें लिखी जाती है। शिव तत्व रत्नाकर की रचना दक्षिण की, तब भी ये विषय लिखा जाता है। मुझे लगता है कि हम लोग इस विद्या को धारण करें और संस्कृत को संबल दें। संस्कृत के पास वृक्षायुर्वेद का होना संस्कृत में नई संभावनाएं खड़ी करता है। हम अपने घरों के आसपास पेड़ लगाते हैं, पेड़ निरापद हों, रोग रहित हों, कीट, शलभ और दूसरे जीव जंतुओं से अखाद्य बचे रहें। हम लोगों को वृक्षायुर्वेद का पाठ करना चाहिए, समझना चाहिए इस विषय को कि भारतीयों के पास ये क्या ज्ञान था।
जो वो हम जैसी पीढ़ी के लिए सौंप गए। और हमारा भी ये कर्तव्य है, हम उस पर काम करके, अनुसंधान करके उसको नई पीढ़ी को प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।